पाकिस्तानी नौजवानों को भी एक दिन खड़ा होना पड़ेगा। हकायक उनके सामने, अब कुछ भी ढका छुपा नहीं है। वो जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ बुरा किसने किया और पाकिस्तान का मफाद किसके साथ है। देखिए, पाकिस्तान का मफाद पाकिस्तान के नौजवानों के साथ है। पाकिस्तान का मफाद पाकिस्तान की आवाम के फैसले में है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बंद कमरों में जो करती रही है या जो कर रही है, इसके साथ पाकिस्तान का मफाद नहीं है। पाकिस्तान लगातार नीचे गया पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के घटिया फैसलों की वजह से। नाज़रीन, सबसे पहले तो बाजोड़ के अंदर एक ड्रोन गिरा और उसमें एक बच्चा जो स्कूल जा रहा था, एक मासूम बच्चा, वो शहीद हो गया। कुछ बच्चे जख्मी भी हो गए। लेकिन यही बच्चा अगर किसी गटर में गिरकर शहीद हो जाता ना, तो क्योंकि ये कसूर होना था एक सियासतदान का या सियासी जमात का या किसी एक हुकूमत का, तो पाकिस्तान के मीडिया ने वावेला मचा देना था, रोला डाल देना था। पाकिस्तान के मीडिया ने इसके ज़मीन आसमान के कलाबे मिला देने थे। पाकिस्तान के मीडिया ने क्या कुछ कर देना था, आपको अंदाज़ा है। लेकिन क्योंकि ये ड्रोन के नतीजे में बच्चा शहीद हुआ है, तो इसके ऊपर पाकिस्तान का मीडिया नहीं बोलेगा, बिल्कुल सन्नाटा रहेगा। वजह यह है कि इसका खुरा जाके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलता है। देखिए, अगर ये ड्रोन पाकिस्तान की फ़ौज का था तब भी, और अगर ये किसी दुश्मन का था तब भी, जिम्मेदारी तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की है ना। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों की और सिक्योरिटी एजेंसीज की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ये ड्रोन अपना था तब भी अपना बच्चा शहीद हो गया। अगर ये ड्रोन किसी और ने मारा था तब भी आप रिस्पॉन्सिबल हैं कि एक मासूम बच्चा जो स्कूल जा रहा था, जिसका एक शानदार मुस्तकबिल हो सकता था, वो बच्चा स्कूल जाते हुए शहीद हो गया और उसकी लाश के साथ उसका बस्ता पड़ा हुआ अस्पताल में। लेकिन पाकिस्तान का मीडिया इस पर बात नहीं करेगा, क्योंकि इसमें किसी सियासतदान की गलती नहीं है, इसमें किसी आम आदमी की गलती नहीं है। जहां पे गलती कभी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की निकल आए, वहां पे पाकिस्तान का मीडिया गलती पे पर्दा डालने की कोशिश शुरू कर देता है, और यही करते हैं हमेशा। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप की हरकतों से डेमोक्रेट्स की सोच बहुत बड़े पैमाने पर बदली है। यानी रिपब्लिकन्स तो बदल रहे हैं, वो मैं आपको बताता रहता हूँ वक्तन फ़वक्तन, लेकिन जो डेमोक्रेट्स के वोटर्स हैं, क्योंकि मैं इसका इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि अगली बारी अब रिपब्लिकन्स नहीं आएंगे, अगली मरतबा डेमोक्रेट्स आएंगे। ये सबको नज़र आ रहा है, ये अब ओपन है। देखें, अभी इलेक्शन में 2 साल पड़े हैं, 2.5 साल पड़े हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रिपब्लिकन दोबारा इलेक्शन जीत पाएंगे, जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया। तो ट्रंप की हरकतों से डेमोक्रेट्स की सोच में बहुत बड़ी तब्दीली आई है। अब 75% डेमोक्रेट वोटर्स ये समझते हैं कि इसराइल को हथियार नहीं दिए जाने चाहिए। यानी 75% ये समझते हैं कि अमेरिकी हथियार इसराइल को देने के वो मुखालिफ बन गए हैं। वो कहते हैं नहीं, उनको नहीं देने चाहिए। हालांकि आज से 3 साल पहले सिचुएशन ये थी कि 45% डेमोक्रेट्स ये समझते थे कि इसराइल को अमेरिकी हथियार नहीं देने चाहिए, और आज ये मिकदार 30% मज़ीद बढ़कर 75% तक पहुंच गई है। फिर 60% ये समझते हैं कि इसराइलियों के मुकाबले में फ़लस्तीनी बेहतर हैं। यानी 60% डेमोक्रेट्स जो वोटर्स हैं वो अब फ़लस्तीनियों की हमायत करते हैं इसराइल के मुकाबले में। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है जो अमेरिका में आ रही है, और डोनाल्ड ट्रंप के इक़दामात की वजह से आ रही है। डीडी जियो पॉलिटिक्स, इन्होंने एक खबर शाया की है, और ये बहुत तहलका खेज खबर है कि ईरान ने हैरान कुन कारनामे सर अंजाम दिए। इस खबर के मुताबिक उन्होंने अपना बिजली का निज़ाम जो बहाल किया है, या अपने रस्ते दोबारा से काबिल इस्तेमाल बनाए हैं, जिन रस्तों को तबाह कर दिया गया था अमेरिका और इसराइल की जानिब से, वो सब हैरान कुन है। वो कह रहे हैं जी, जो हमने अंदाजे और तखमीने लगाए हुए थे, या जो अमेरिका का अंदाज़ा था, उससे बहुत जल्दी ईरान ने अपना एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर या अपना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहाल कर लिया। वो बहुत तेज़ी से बहाली के काम की तरफ बढ़ रहा है, और सबसे खौफनाक बात जो उन्होंने बताई वो ये है कि ईरान ने अपने हथियारों को ना सिर्फ महफूज किया बल्कि प्रोडक्शन भी दोबारा शुरू कर दी है। और ये भी बताया गया कि अगर ईरान को जंगबंदी के दिन से लेकर अगले 6 महीने तक का वक्त मिल गया तो वो हथियारों के मैदान में अपनी पहले जैसी हालत में वापस पहुंच जाएगा, जबकि अमेरिका और इसराइल को वो हथियार वापस पाने में जो उन्होंने इस्तेमाल कर दिए हैं 3 साल तक का वक्त लग सकता है। नाज़रीन, अब जंगबंदी की कोशिशें की जा रही हैं, और ये ऐसा लगता है कि हतमी कोशिशें हैं। आसिम मुनीर अब ईरान में जा रहे हैं कि कुछ करके ईरान को मनाया जाए, मगर मसला जो है मेन वो वही यूरेनियम का है। क्योंकि अमेरिकन मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है, जब डोनाल्ड ट्रंप ने जंगबंदी का जिक्र किया और मुआहदे का जिक्र किया तो नेतन्याहू काफ़ी भड़क गया था। फिर ट्रंप ने नेतन्याहू को यकीन दिलाया कि जब तक कि यूरेनियम का मामला हल नहीं हो जाता, यूरेनियम को हम ईरान से निकाल नहीं लेते, तब तक हम ईरान के साथ किसी किस्म का मुआहदा नहीं करेंगे और जंगबंदी मुस्तकिल नहीं होगी।
तो इस पे फिर नेतन्याहू थोड़ा सा मुतमईन हुआ। फिर हमने देखा कि यूएई और सऊदी अरब के ऊपर ड्रोन्स चले और बाद में पता चला कि वो ड्रोन इराक से आए हैं। और इससे मिलती जुलती एक खबर ये है कि इराक में 2 खुफिया फौजी अड्डे इसराइल के वो बेनकाब हुए हैं। अब ये किसने ड्रोन चलाए ये आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहरहाल नाज़रीन, एक और अहम खबर ये है कि गाज़ा में जो कुछ किया गया, जो ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला के कारकुनान आए थे इंसानी हमदर्दी के तहत जो गज़ा जाना चाहते थे, उनके साथ जो कुछ इसराइली फ़ौज ने किया और जिस किस्म की वीडियो वहाँ से जारी की गई एक इसराइली वज़ीर की जानिब से, उस पर वाकई बहुत बड़ा रोला पड़ गया है। तीसरा वीलॉग है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको उसकी शिद्दत का आइडिया ही नहीं है। पूरे यूरोप के अंदर और जिन ममालिक से ये कारकुनान गए थे वहाँ पे शोर मचा हुआ है। अब ये कारकुनान जब वापस पहुँचेंगे अपने अपने ममालिक में तो ये कहानियाँ बताएंगे कि उनके साथ किस किस्म की बदसलूकी की गई है। और वो वीडियो जो जारी की गई इसराइली वज़ीर की जानिब से, उसने तहलका मचा दिया है। इसराइल जो है वो बैकफुट पे चला गया है और ट्रंप पीस काउंसिल के जो सरबराह हैं निकोले मेलाडिनोफ, उन्होंने ज़ेरे हिरासत फ्लोटीला कारकुनान के पास अतमार बिन गफ़ीर, ये वो वज़ीर है जिसने सारी हरकत की है, उसके दौरे की मजम्मत की है और उन्होंने उसे नाकाबिले कबूल और शर्मनाक करार दिया है। और ये कहा है कि ये कदम डोनाल्ड ट्रंप के गज़ा का जो पीस प्लान है उस पर अमल दरामद के भी खिलाफ है और इसराइल की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने की जो कोशिशें की जा रही हैं उसके भी खिलाफ है। और ये जो वीडियो जारी की गई, देखें एक चीज़ आप ध्यान में रखें कि इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने पहले एक फुटेज जारी करने का प्लान बनाया था, लेकिन फिर उन्होंने कहा जी कि हम ये फुटेज जारी नहीं करेंगे। वो फुटेज बहुत प्रोफेशनल फुटेज थी जो पहले जारी की जा रही थी, लेकिन वजारत खारजा ने कहा जो इसराइल की है कि ये फुटेज जारी ना करें, इससे प्रॉब्लम होगा। उसके बाद जो बिन गफ़ीर है, जो वज़ीर है कौमी सलामती का इसराइल का, वो पहुंच गया वहाँ पे और उसने एक फुटेज खुद बना के पब्लिक कर दी और उसका रोला जो है वो पूरे यूरोप में पड़ा हुआ है। अब डोनाल्ड ट्रंप की टीम का जो हेड है बोर्ड ऑफ पीस का, वो भी इसके खिलाफ बोलने पर मजबूर हो गया है। नाज़रीन, जो दुनिया की बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनीज हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। देखें, खलीजी ममालिक का तो बहुत बड़ा माली नुकसान हो रहा है। आबना हुर्मुज़ बंद है, तेल की पैदावार बंद है, गैस की पैदावार बंद है और दुनिया को उस तरीके से वो सप्लाई नहीं कर पा रहे जैसे वो करते थे, तो अरबों डॉलर का नुकसान उनका हो रहा है। लेकिन जो शिपिंग कंपनीज हैं जो लगातार वहाँ से तेल, गैस और तजारती माल लेकर जाती हैं, उनके जहाज़ खड़े हैं पानी में। अब ये जहाज़ मूव करते रहते हैं ना, तो इनके लिए बेहतर होता है। जब ये एक जगह पानियों में खड़े हो जाते हैं तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ये बताया जा रहा है बड़ी शिपिंग कंपनीज की जानिब से कि जहाज़ों पर काई जम रही है। जेलीफिश समेत कई ऐसे जानदार हैं जो बड़े सख्त खौल वाले हैं, वो जहाज़ों को मुतासर कर रहे हैं। वहाँ पानी का जो टेम्परेचर है इस वक्त 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। तो इतने गर्म पानी में जो है वो जानदार जब जहाज़ों के साथ आकर चिपकते हैं तो उससे जहाज़ों को नुकसान बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं जी ये भी एक डैमेज हमें हो रहा है। तो ये जंग जितनी जल्दी ख़त्म हो जाए, जितनी जल्दी सूरत-ए-हाल नॉर्मल हो जाए, उतना ही ईरान के लिए भी अच्छा है, पूरे खित्ते के लिए भी अच्छा है, पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है और यूरोप के लिए भी ये उतना ही अच्छा है जितनी जल्दी ये जंग के मामलात ख़त्म होकर चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।